हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 13th लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मीन्स जब सेकेंड विश्व युद्ध आने वाला था उस समय जो हमारे लीडर्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स था, वो सभी हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। 17 मार्च को ये कोर्स लॉन्च हुआ था, जो कि 20 जून तक चलने वाला है। एंड फ्रेंड्स, यह कोर्स सब लोगों के लिए एकदम फ्री है, निःशुल्क है। आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आईएएस का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। लास्ट में 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। देन स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों पोर्शन पे हमारा फोकस होगा। एंड फ्रेंड्स, संडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट, एक तो सी सेट की क्लास लगती है, एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस है सी सेट में काफ़ी लोगों को समस्या होती है, ठीक है। तो हमारा ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होता है उन सभी लोगों के लिए। देन जो दूसरी चीज़ है वो है डाउट क्लियरिंग सेशन। आप डायरेक्ट फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी फैकल्टी, जो हमारी स्ट्रेंथ है। फ्रेंड्स, हमारी फैकल्टी ऐसी है जिसे या तो यूपीएससी टीचिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है या फिर यूपीएससी की डिफरेंट स्टेजेस का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, तो काफ़ी कुछ आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हो हमारी फैकल्टी के एक्सपीरियंस से। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कोर्स, हमारा ये इनिशिएटिव एकदम फ्री है, तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे इस इनिशिएटिव को, हमारे इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड करें, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा हो सके। एंड फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, वहाँ पे आपको डिटेल शेड्यूल मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का क्या लिंक है जहाँ पे हमारे सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी सारे वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाती हैं, तो वो उसका लिंक क्या है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 1934 में गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये भी देखा था कि 1934 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके इलेक्शंस होते हैं। हमने फिर ये भी देखा कि 1937 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसके इलेक्शंस होते हैं। तो ये सब ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम इसके आगे की कहानी की बात करेंगे, और इस मोड़ पे हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जो है वो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। अगर हम उनके बैकग्राउंड की बात करें तो आईसीएस एग्जामिनेशन उन्होंने क्लियर किया था, 1921 में रिजाइन कर दिया था। क्यों रिजाइन किया था? ताकि वो फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर सकें। उनके पॉलिटिकल गुरु थे सीआर दास। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे। एंड 1923 में ये कलकत्ता के मेयर बनते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यूथ को ऑर्गेनाइज करना, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को प्रमोट करना, ये इनका मेन एरिया ऑफ वर्क था। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे हुए थे जहाँ पे हमें समझ में आता है कि इनके आइडियाज़ काफ़ी रेडिकल थे। जैसे कि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, आपको पता है, हमने इसको डिस्कस किया था, गांधी इरविन पैक्ट। तो उससे ये खास नाराज़ थे। और क्यों? क्योंकि जो गांधी जी थे वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो फांसी की सज़ा थी उसको नेगोशिएट करने में नाकामयाब होते हैं। सेकंड, जब गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं तब भी ये खासे नाराज़ होते हैं। एंड फ्रेंड्स, इनका जो मोटो था वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस इनको एक्सेप्टेड नहीं था। तो इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि इनके जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी रेडिकल थे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 1938 के हरिपुरा गुजरात सेशन की। इस सेशन में बोस को यूनानिमसली प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, मतलब सभी लोगों का सपोर्ट था, तो यूनानिमस इनका इलेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप साइड में फोटो भी देख सकते हैं, नेहरू के साथ साथ हमें बोस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस सेशन में 2 बहुत ही खास चीज़ें हुई थी। सबसे पहला,
कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करने की बात हुई थी, जो कि आगे जाके फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने की बात होती है। फ्रेंड्स, इसको आप लिंक कर सकते हो प्लानिंग कमीशन से, ठीक है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हमारे फ्यूचर को, ठीक है, हमारे पास्ट ने इन्फ्लुएंस किया है, तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो ये थी कि एक रिजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस ने, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स में जो भी गवर्नेंस के खिलाफ जो लोग एजिटेट कर रहे हैं उनको मोरल सपोर्ट देने की बात हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कीवर्ड है मोरल सपोर्ट, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रिंसली स्टेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैंने एक कंप्लीट लेक्चर डेडिकेट किया है केवल प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। तो अभी हम केवल इतना समझेंगे कि 1938 के सेशन में मोरल सपोर्ट देने की बात होती है, ठीक है। और क्या बात होती है हम आगे देखेंगे। अब फ्रेंड्स, 1939 में चीज़ें काफ़ी बिगड़ जाती हैं। जब 1939 का सेशन होता है तो उसके लिए भी सुभाष चंद्र बोस डिसाइड करते हैं कि वो फिर से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्ट हों, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा जो है इश्यूज क्रिएट होते हैं। सबसे पहला गांधी जी के साथ, गांधी जी इस चीज़ से काफ़ी खुश नहीं होते हैं क्योंकि बोस के जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी रेडिकल थे। तो गांधी जी उनके इस कदम से, इस डिसीजन से इतने खुश नहीं थे। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। जब बोस चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं नए आइडियाज़, नए आइडियोलॉजीज़, नए प्रॉब्लम्स और जो नई प्रोग्राम्स हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उस समय जो CWC के मेंबर्स थे, जैसे कि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोगों ने इस चीज़ को काउंटर किया था। उनका एक कहना था कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं, ये सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही इमर्ज हुई हैं, ठीक है। तो इसको क्लेम करना कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये चीज़ सही नहीं है। तो इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया था और फिर गांधी के सपोर्ट से इन्होंने अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा। वो था पत्ताभी सीतारमैया। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो उसमें सुभाष की जीत होती है। उनको टोटल 1580 वोट मिलते हैं और अगेंस्ट में थे 1377 वोट्स, उनकी जीत हो जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट ने इस स्टेज पे सुभाष को वोट दिया था, उनका समर्थन दिया था। अब दोस्तों, जो गांधी जी का कैंडिडेट था वो हार गया था, तो ये चीज़ हो गई थी गांधी वर्सेस बोस इश्यू। अब हम बात करेंगे 1939 के त्रिपुरी सेशन की। कहाँ पे हुआ था ये त्रिपुरी? कहाँ पड़ता है? सेंट्रल प्रोविंस MP में, जबलपुर में ये जगह है। त्रिपुरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी और CWC जो उनको सपोर्ट कर रही थी, उनकी विशेष के अगेंस्ट बॉस का इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक शार्प इनर क्राइसिस जो है वो डेवलप होता है। इसके अलावा दूसरी कहानी ये भी है कि जो CWC के लीडर्स होते हैं उनको बॉस अक्यूज करते हैं, और किस चीज़ पे? कि उन्होंने फेडरेशन के मैटर पे गवर्नमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर हम 1935 एक्ट देखें तो वहाँ पे फेडरेशन की बात होती है, ठीक है। तो बॉस जो हैं CWC के लीडर्स को अक्यूज करते हैं कि आपने मैटर ऑफ फेडरेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और जहाँ तक बॉस की बात है, बॉस एंटी फेडरेशन थे, वो फेडरेशन नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे जो CWC के मेंबर थे उनका ये कहना था कि फेडरेशन कांग्रेस की पॉलिसी है, तो आप हमें कैसे अक्यूज़ कर सकते हो। और इसके विरोध में उन्होंने कहा कि हम ऐसे प्रेसिडेंट के अंडर में काम नहीं करेंगे जिसने पब्लिकली हमें क्रिटिसाइज़ किया हो। तो वो रिजाइन कर देते हैं वर्किंग कमेटी से। इसके अलावा दूसरी जो डायमेंशन थी वो ये थी कि सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि यूरोप में इंपीरियलिस्ट वॉर होने वाली, मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, और हमें इस इंटरनेशनल क्राइसिस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। वो इस बात को प्रेफर कर रहे थे, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को 6 मंथ का अल्टीमेटम देना चाहिए, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगर गवर्नमेंट हमारे अल्टीमेटम को रिजेक्ट करती है तो फिर एक मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। मींस ये जो इंटरनेशनल क्राइसिस सिचुएशन चल रही है इसका हम एडवांटेज लेंगे। और इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कौन लीड करेगा? गांधी जी। अब दोस्तों, जब गांधी जी के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनका ये कहना था कि ना तो कांग्रेस और ना ही मासेस अभी इस चीज़ के लिए रेडी हैं। अब क्योंकि गांधी जी की राय कुछ और थी और बॉस की राय कुछ और थी, तो जो सपोर्टर थे गांधी जी के, जैसे कि गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने क्या किया, एक रिजोल्यूशन मूव किया। और उसमें क्या लिखा हुआ था? पहला पॉइंट कि एक तो गांधी की पॉलिसीज़ पे हमें विश्वास रखना होगा। दूसरा, उन्होंने बॉस को कहा कि आप अब जो है वो
वर्किंग कमेटी नॉमिनेट करो जो कि गांधी जी की विशेष के अकॉर्डिंग हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये चीज़ जाननी होगी कि जो वर्किंग कमेटी होती थी वो नॉमिनेटेड बॉडी होती थी जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, ये एक इलेक्टेड बॉडी नहीं होती थी। तो इस रिजोल्यूशन में ये कहा गया था बॉस को कि आप गांधी की इच्छा के अनुसार वर्किंग कमेटी को नॉमिनेट करो। लेकिन दोस्तों बॉस इस चीज़ को मना कर देते हैं, वो एक नई CWC को नॉमिनेट करने से ही मना कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है क्योंकि जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने पहले बॉस का साथ दिया था, वो अभी साथ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्प्लिट नहीं चाहते थे, गांधी वर्सेस बॉस। ठीक है, तो इसलिए इस बार वो इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। एंड दोस्तों बॉस की क्या डिमांड थी कि इमीडिएट स्ट्रगल स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसको गांधी जी लीड करें, जबकि गांधी जी चाहते थे कि भाई अभी तो समय नहीं आया है कि हमें स्ट्रगल स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, मुख्य मुद्दा क्या था? गांधी जी ऐसे स्ट्रगल को नहीं करना चाह रहे थे जो कि रेडिकल लाइंस पे बेस्ड हो। और वहीं अगर हम बॉस की बात करें तो वो भी अपनी आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। तो एक डेडलॉक उत्पन्न हो रहा था। और इससे होता क्या है, बॉस को अपनी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करना होता है अप्रैल 1939 में, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले कौन थे प्रेसिडेंट? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, वो रिजाइन करते हैं और फिर बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो इस पर सवाल पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स, जब रिजाइन दे देते हैं तो उसके बाद बॉस क्या करते हैं, वो मई में अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। फ्रेंड्स, ये पार्टी कांग्रेस के अंदर ही रहती है। ठीक है, कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी नहीं बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा दोस्तों अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिजोल्यूशन के अगेंस्ट, ठीक है, जो बॉस थे वो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं और इसे इनडिसिप्लिन माना जाता है और फिर बॉस के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। उनको बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, कांग्रेस में किसी भी इलेक्टिव ऑफिस को वो 3 साल तक होल्ड नहीं करेंगे, इस प्रोसेस से उनको डिबार कर दिया जाता है। तो ये दोनों एक्शन उनके ऊपर होते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो कांग्रेस में ही रहते हैं। ठीक है, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता है। उनको केवल ये कहा जाता है कि आप बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे और दूसरा कोई भी इलेक्टिव ऑफिस आपको होल्ड नहीं करना है। तो इस पर सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है इस सेशन में कि चाइना के सपोर्ट के लिए इंडिया की तरफ से एक मेडिकल मिशन भेजा जाता है, मींस डॉक्टर्स की टीम भेजी जाती है। तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि किस सेशन में मेडिकल मिशन भेजा गया था। तो उसका जवाब होगा त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गांधी और बोस के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों कुछ समानताएं भी थी, जैसा कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति डीप रिस्पेक्ट थी, आदर की भावना थी। अगर हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने बोस को कहा था प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स, मीन्स जितने भी देशभक्त हैं उनमें से प्रिंस वही हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बॉस की तो बॉस ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था और ये कहने वाले बॉस सबसे पहले व्यक्ति थे। बट दोस्तों इनके बीच में काफ़ी सारी असमानताएं भी थी। अगर हम इनकी अप्रोच की बात करें तो जहां गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वहीं बॉस की अप्रोच मिलिटेंट थी। वो वायलेंस का सहारा लेना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अगर हम गांधी जी को देखें तो वो अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रुथ, नॉन वायलेंस के पुजारी थे। ठीक है, जबकि बॉस वायलेंट रेजिस्टेंस की बात करते थे। उनका ये मानना था कि जो गांधी जी का सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन है ये इफेक्टिव है, बट इससे आप केवल एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर सकते हो। ठीक है, आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसके लिए नहीं, इससे हासिल नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको वायलेंस यूज करनी होगी। तो ये सुभाष चंद्र बोस की मिलिटेंट अप्रोच थी। सेकंड है मीन्स एंड एंड्स। अगर हम बॉस की बात करें तो बॉस को केवल एंड से, मीन्स आपका जो गोल है केवल उससे मतलब था, और उस गोल को हासिल करने के लिए आप कौन सा रास्ता यूज कर रहे हो इससे बॉस को मतलब नहीं था। अगर मैं उदाहरण दूं, उन्होंने जापान की हेल्प ली, उन्होंने नाजी की हेल्प ली, जो फासिस्ट लोग थे उसकी भी हेल्प ली, क्योंकि उनका जो गोल था वो क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस भारत की। ठीक है, तो किस तरह से वो आज़ादी उनको मिल रही है उससे उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, वो नाजिज्म या फाजिज्म
को डिसअप्रूव करते थे, जो उसका एरोगेंट रेशलिज्म था उसको डिसअप्रूव करते थे। और जिस तरह से जर्मनी में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का सप्रेशन हुआ उसको भी उन्होंने अपोज किया था। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि वो नाजिज्म फाजिज्म को मानते नहीं थे, ठीक है। उनका केवल ये कहना था कि इसकी मदद से हम जो है भारत की आज़ादी लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सबसे अच्छी चीज़ इनको लगती थी नाजीज में या फासिस्ट में, वो क्या थी, उनका डिसिप्लिन। और अगर हम बात करें गांधी की, तो गांधी के लिए मीन्स और एंड्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बॉस की बात करें तो शुरुआती दिनों में वो डेमोक्रेसी की बात करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि भारत जैसे देश में जहाँ पे हमको पॉवर्टी दूर करनी है, सोशल इनइक्वलिटी दूर करनी है, हमको नेशन रीबिल्डिंग करना है, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो एडिकेट नहीं रहेगा। मीन्स स्टेट का कैरेक्टर थोड़ा ऑथोरिटेरियन होना चाहिए। तो ये उनका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। वो बात करते थे कि जो सोशलिज्म है और जो फासिज्म है उसका सिंथेसिस होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, सोशलिज्म मतलब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी की वो बात करते थे। और जब वो बात कर रहे हैं फासिज्म की, तो उनका जो मुख्य जो पॉइंट था वो क्या था, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन। तो इन चीज़ों को हमको सिंथेसिस करना है, इनको मर्ज करना है, और इसको उन्होंने नया नाम दिया था, वो क्या था, साम्यवाद, ठीक है। तो वो साम्यवाद की वो बात करते थे। वहीं अगर हम गांधी की बात करें तो गांधी राम राज्य की बात करते थे, एक ऐसा राज्य जहां पे किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, किसी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी आर्मी या पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं है। वो बात करते थे सेल्फ गवर्नेंस की, ठीक है। वो बात करते थे कम्युनिटी बिल्डिंग की, और उनके हिसाब से सेंट्रलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन के वो पुजारी थे, डिसेंट्रलाइजेशन की वो बात करते थे। और उनके हिसाब से आइडियल स्टेट वो होगा जहाँ पे किसी तरह की पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, बिकॉज उनके हिसाब से देयर इज नो स्टेट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस बार प्रीलिम्स से पूछा भी गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज मिलिटेरिज्म। फ्रेंड्स, बॉस जो हैं वो मिलिट्री डिसिप्लिन को काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि उनको इसमें ट्रेनिंग भी मिली हुई थी। और वहीं अगर हम गांधी की बात करें तो वो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे, क्योंकि वो तो ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ रेगुलेशन की बात करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियाज ऑन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, गांधी जी एंशियंट विलेज कम्युनिटी का जो सिस्टम होता था उसको रिवाइव करना चाहते थे। मींस एग्रीकल्चर होना चाहिए, इंडस्ट्री कौन सी होगी जो डिसेंट्रलाइज हो, ठीक है, लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट हो, वो इस तरह की बात करते थे। स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वो बात करते थे। उनका ये मानना था कि जो अपर क्लास है उनको रेलवेज, टेलीग्राफ, हॉस्पिटल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ताकि वो एक किसान की तरह एक सिंपल लाइफ जी सकें। गांधी जी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि मैकेनाइजेशन वहाँ पे अच्छा है जहाँ पे काम ज़्यादा है और लोग कम हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना एक एविल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे काम कम है और हाथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के एकदम अगेंस्ट थे। इसके अलावा उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। इसका क्या मतलब था कि जो भी कैपिटलिस्ट हैं, जो भी इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो ट्रस्टीज होते हैं। उनको उनके अंडर में जितने भी लोग हैं उन सबका ख्याल रखना होगा, उनको अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट होता है थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का। और इसको आप एथिक्स में कहाँ यूज़ करोगे, जो एक आईएएस ऑफिसर होगा, जो एक आईपीएस ऑफिसर होगा, वो भी अपने ऑफिस में एक ट्रस्टी होता है, ठीक है। और किसके बिहाफ पे होता है, जनता के बिहाफ पे। और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जनता का वेलफेयर करना। तो ये थ्योरी आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर हम बॉस की बात करें तो बॉस जो है वो मॉडर्नाइजेशन को फेवर करते थे, वो फेवर करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, वो एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना चाहते थे। और जब हमने बात की थी हरिपुरा सेशन की, तो वहाँ पर देखिए प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, प्लानिंग कमेटी की बात कर रहे थे। तो उनके व्यूज़ डिफरेंट थे गांधी जी के व्यूज़ से। एंड दोस्तों उनके हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और हैवी इंडस्ट्रीज़ वो किसी भी नेशनल इकोनॉमी के लिए बैकबोन होती है। और जहां अगर हम गांधी की बात करें तो वो लार्ज स्केल के तो एकदम ही अगेंस्ट थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, मीन्स जो घरेलू जो कुटीर उद्योग होते हैं, जहाँ पे लोग स्मॉल स्केल पे अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट से इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को वो मानते थे। उनका ये कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज ना हो, केवल उसका इतना मतलब ये कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी इंडस्ट्री जो है बड़े लेवल पे जाएगी और कौन सी इंडस्ट्री छोटे लेवल पे, मीन्स कॉटेज बेसिस पे रहेगी। उनका ये उससे मतलब था। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट एंड अनटचेबिलिटी।
फ्रेंड्स ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। गांधी जी के जो सोसाइटी के प्रति गोल थे वो मेनली तीन थे। पहला, अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करना है, ठीक है। दूसरा था वर्ण डिस्टिंक्शन को मेंटेन करना, जो वर्ण सिस्टम था उसके वो समर्थक थे। और तीसरा था कि टॉलरेंस, मॉडेस्टी, इसको स्ट्रेंथन करना है। फ्रेंड्स हमने देखा था कि गांधी जी अनटचेबिलिटी को इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि इसका संबंध है ऊंच नीच से। आप सोसाइटी में किसी को आपने हायर स्टेटस दिया हुआ है और किसी को लोअर स्टेटस दिया हुआ है, इसलिए वो अनटचेबिलिटी को फेवर नहीं करते थे। और जहाँ तक कास्ट सिस्टम या फिर वर्ण सिस्टम की बात थी, उनका ये कहना था कि ये सही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कास्ट दूसरी कास्ट से जुड़ी हुई होती है, इससे सोशल हार्मोनी बनी होती है अगर हर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी करता है। तो ये चीज़ आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। और जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस की बात है, वो कास्ट को भी नहीं मानते थे और वो अनटचेबिलिटी को भी अपोज करते थे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन। गांधी जी कहते थे कि वुमेन और मैन दोनों बराबर हैं, किसी भी तरह से वुमेन एक वीकर सेक्स नहीं है। दोस्तों ये जो कोटेशन है ये आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, आप एथिक्स में इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने जब महिलाओं को अपने स्ट्रगल में शामिल किया तो वो क्या करना चाह रहे थे, जो पर्दा प्रथा थी उसको हटाना चाह रहे थे, ठीक है। जो वरियस सोशल इल्स थे जैसे कि चाइल्ड मैरिज, दहेज हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, इन सब का वो विरोध करते थे। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन। दोस्तों यहाँ पे गांधी जी का पैट्रियार्चल एंड ट्रेडिशनल आउटलुक दिखता है। फ्रेंड्स यहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि जो वुमेन है वो घर में प्रिसाइडिंग देवियाँ हैं, डाइटीज हैं, ठीक है। और ये उनका धर्म है अपने घर की संभाल करना, उसको टेक केयर करना। और अगर वो अपना धर्म नहीं फॉलो करेंगी तो इससे क्या होगा, लोग जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वो ये चाहते थे कि महिलाएं जो हैं वो घर के अंदर ही रह के अपनी जिम्मेदारी संभालें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से गांधी जी का पैट्रियार्चल एंड ट्रेडिशनल आउटलुक दिखता है। वहीं अगर हम बॉस की बात करें तो बॉस कहते थे कि वुमेन का स्टेटस जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, पुरुषों के बराबर उनका स्टेटस होना चाहिए। और 1938 में जब बोस ने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था तो उन्होंने एक सेपरेट प्लानिंग कमीशन फॉर वुमेन भी सेटअप किया था और उसकी चेयरमैन कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। और इस कमीशन का मकसद क्या था कि इकोनॉमी को प्लान करने में वुमेन का रोल क्या होगा, इसके लिए इस कमीशन की स्थापना हुई थी। बाद में जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं तो वहाँ पे एक वुमेन रेजिमेंट भी बनती है जिसका नाम होता है रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। और इसके जो कैप्टन होती है उसका नाम होता है कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वुमेन के प्रति उनकी सोच क्या थी। उनका ये मानना था कि वुमेन को हाई पोजीशन मिलनी चाहिए, फैमिली में भी और सोसाइटी में भी। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। फ्रेंड्स गांधी जी इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के खिलाफ थे। साथ ही साथ उनके हिसाब से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश नहीं होना चाहिए बल्कि वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते थे 7 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। एंड दोस्तों एजुकेशन के साथ साथ वो बात करते थे वोकेशनल ट्रेनिंग की, वो बात करते थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो बात करते थे कि जो एजुकेशन है वो एनलाइटनमेंट का मीन्स होना चाहिए, ठीक है। वो बात करते थे कि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके लिए 1937 में उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया था, नई तालीम या फिर बेसिक एजुकेशन। और इसका पर्पस क्या था कि आपको होलिस्टिक ट्रेनिंग करनी है माइंड एंड बॉडी की, ठीक है। यहाँ पे मैनुअल लेबर की बात होती थी, यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन की बात होती थी, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, ड्राइंग की बात होती थी ताकि लोगों को लाइवलीहुड के मीन्स बन सकें और उनका जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज सिस्टम का सपना है वो साकार हो सके। वहीं अगर हम बात करें बॉस की तो वो हायर एजुकेशन, टेक्निकल, साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते थे। वो इस बात को बढ़ावा देते थे कि इंडियन स्टूडेंट्स को हमें विदेश भेजना चाहिए ताकि वो ट्रेनिंग लेके आएँ और जब भारत वापस आएँ तो यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज बनाएं। तो यहाँ पर भी दोनों के व्यूज़ एकदम अपोजिट थे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। आप जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है 1939 से लेकर 1945 के बीच में। एंड फ्रेंड्स आप जानते हैं इसमें बेसिकली 2 पावर सेंटर थे। फर्स्ट था अलाइड पावर्स, ठीक है, और दूसरा था एक्सिस पावर्स, ठीक है। अलाइड पावर्स कौन सी थी, यूएसए,
ठीक है, रशिया, यूएसएसआर एंड बाद में यूके, ठीक है, ये तीनों अलाइड पावर थी। और एक्सिस पावर कौन सी थी, यहाँ पे जर्मनी, इटली एंड जापान, तो ये तीनों एक्सिस पावर के नाम से जानी गई थी। एंड फ्रेंड्स 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन जो है वो जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है और इसके साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का सपोर्ट डिक्लेयर कर देती है इस वॉर में, लेकिन बिना किसी इंडियन ओपिनियन को कंसल्ट किए हुए। तो ये फिर बाद में मुद्दा बन जाता है। अब दोस्तों देखिए कांग्रेस का क्या ऑफर था। कांग्रेस ने दोस्तों वॉर को सपोर्ट किया था लेकिन कंडीशनली। अब दोस्तों सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि इस वॉर में फासिज्म, नाजिज्म, जो मिलिटेरिज्म था, इंपीरियलिज्म था, इसके अगेंस्ट थी कांग्रेस, ठीक है। तो इसके लिए वो ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहती थी लेकिन कंडीशनली, कुछ कंडीशंस थी। और वो कंडीशंस क्या थी, 2 बेसिक कंडीशंस थी। पहला कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तब एक तो इंडिया जो है वो फ्री इंडिया होगा, मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें मिलेगी। और वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था कि इमीडिएटली, मतलब इमीडिएट बेसिस पे एक जेन्युइन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए सेंटर लेवल पे, मींस जो कैबिनेट होगी, जो मिनिस्ट्रीज हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। तो ये उनकी दूसरी डिमांड थी। हालांकि उस समय जो वाइसरॉय थे लिनलिथ गो, उन्होंने इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया था। फ्रेंड्स जो लिनलिथ गो थे इनका टेन्योर था 1936 से 44 के बीच में, तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब वाइसरॉय डिमांड्स को रिजेक्ट कर देते हैं उसके बाद वर्धा में CWC की मीटिंग होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, परसेप्शन होता है। गांधी जी बात करते हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट देना होगा अलाइड पावर्स को। क्यों, क्योंकि जो फासिज्म था, नाजिज्म था, उसके वो एकदम अगेंस्ट थे। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की और जो बाकी के सोशलिस्ट थे, तो उनका व्यू ये था कि हमें इस कंडीशन का, इस सिचुएशन का, इस क्राइसिस सिचुएशन का हमें एडवांटेज लेना चाहिए, ठीक है। हमें CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमको लॉन्च कर देना चाहिए और ब्रिटेन से हमारी फ्रीडम को छीन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था दूसरा व्यू पॉइंट। तीसरा व्यू पॉइंट था जवाहरलाल नेहरू का। वो इन दोनों से ही एग्री नहीं थे। उनका ये मानना था कि पहली बात तो हमें इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जब तक कि हम फ्री ना हो जाएं, ठीक है। अगर हम आज़ाद हो जाएं उसके बाद हम सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमें इस सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, मींस हमें जो है इमीडिएटली CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमें लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो ये 3 तरह के लोग थे जिनके 3 अलग अलग तरीके की उनकी सोच थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो गांधी जी थे वो अकेले पड़ जाते हैं और फिर बाद में होता क्या है कि जो नेहरू का व्यू पॉइंट था, जो नेहरू की पोजीशन थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इस CWC मीटिंग में जो वर्धा में हुई थी, यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास होता है जिसमें सबसे पहले तो फासिस्ट एग्रेशन को कंडेम किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ये कहा जाता है कि इंडिया इस एक ऐसी वॉर का पार्ट नहीं बनेगा जो कि सामने से तो एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए लड़ रही है, बट वही फ्रीडम इंडिया को डिनाई की जा रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम के लिए लड़ रहा है तो पहले उसको इंडिया को आज़ादी देनी चाहिए, जो उसकी कॉलोनीज हैं उसको वहाँ पे फुल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करनी चाहिए, वहाँ पे फ्रीडम देनी चाहिए। और तीसरा, ब्रिटेन गवर्नमेंट को इस वॉर के एम्स डिक्लेयर करने चाहिए, मींस कि जिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए वो फाइट कर रही है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इंडिया में किस तरह से एप्लीकेबल होंगे आफ्टर द वॉर। तो ये सारे रिजोल्यूशन पास होते हैं CWC मीटिंग एट वर्धा में। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के एटीट्यूड की। और गवर्नमेंट ने दोस्तों इस समय मुस्लिम लीग, प्रिंसेस जो कि गवर्नमेंट के पक्ष में थे, उनको कांग्रेस के अगेंस्ट यूज़ किया। जो डिमांड थी कांग्रेस की कि आप एम को डिक्लेयर करो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा एम केवल यह है कि हम एग्रेशन को रजिस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं बताया। और जहाँ तक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी कि फ्यूचर एग्रीमेंट क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने भी इंडिया में पार्टीज़ हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे, हम प्रिंसेस से बात करेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए। और इमीडिएटली एक कंसल्टेटिव कमेटी सेटअप कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 चीज़ें जो वाइसरॉय जो है वो डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस की मीटिंग होती है जहाँ पे
वायसराय के स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया जाता है कि जो इंडियंस हैं वो वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसके साथ ही जितनी भी प्रोविंसेस में हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं वो रिज़ाइन कर देती हैं। दोस्तों ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि केवल 28 मंथ्स का जो है वो ये रूलिंग पीरियड होता है कांग्रेस का, और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर देती हैं। अब फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट कांग्रेस की बात नहीं मान रही है तो बात आती है कि क्यों ना एक मास सत्याग्रह जो है तुरंत लॉन्च किया जाए। लेकिन दोस्तों गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे। उनका ये कहना था कि हमें इस समय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं, करप्शन वाले इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारे मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट है, हमारी कांग्रेस में ही अलग अलग गुटों में लोग बटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा मासेस के अंदर जाके वहाँ पे पॉलिटिकल वर्क करना चाहिए ताकि लोगों को हम प्रिपेयर कर सकें। तो ये गांधी जी का कहना था। एंड दोस्तों फिर जनवरी 1940 में लिनलिथगो का स्टेटमेंट आता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डोमिनियन स्टेटस देना आफ्टर द वॉर, ठीक है। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बात करती है डोमिनियन स्टेटस की। देन मार्च 1940 में रामगढ़ सेशन होता है, उसके प्रेसिडेंट होते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इस सेशन में कांग्रेस फिर से ये चीज़ बोलती है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। मींस वो जो वॉइसरॉय के ऑफर को डिनाई कर देती है जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात होती है, और साथ ही ये भी बोलती है जब कांग्रेस को लगेगा कि सिचुएशन सही है तब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। एंड दोस्तों इसी दौरान एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और होता है, वो था पाकिस्तान रिजोल्यूशन, जो कि लाहौर में होता है मार्च 1940 में, और इसमें मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने की बात करती है। मींस जो भी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग मेजोरिटी में हैं, उन एरियाज़ की, उन जोग्राफिकल एरियाज़ की हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वाले जो एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स इस फोटो में आप देख सकते हैं कि वो सभी लोग जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन में शामिल थे, यहाँ पे आपको मोहम्मद अली जिन्ना भी दिख रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो वर्ड था पाकिस्तान, ये सबसे पहले यूज़ किया था चौधरी रहमत अली ने, और ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान वर्ड यूज़ किया था चौधरी रहमत अली ने, और कब किया था, पाकिस्तान डिक्लेरेशन में, जो कि इससे 7 साल पहले 1933 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक इज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ती तो शुरुआत में हिटलर को सक्सेस मिलती है, ठीक है, और इंग्लैंड को काफ़ी नुकसान होना पड़ता है। तो इंग्लैंड जो है भारत का सपोर्ट चाहती थी, ठीक है। तो इसके लिए फिर जो लिनलिथगो थे वो अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर अनाउंस करते हैं, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वॉर में इंडिया का कोऑपरेशन हासिल किया जाए। दोस्तों इंडिया का कोऑपरेशन किस तरह से हासिल करना था, मिलिट्री के टर्म्स में, ठीक है, फाइनेंस के टर्म्स में, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के टर्म्स में, ताकि आर्म्स एंड एम्यूनेशन ब्रिटेन को मिल सके। तो इन सब के लिए इंडिया का कोऑपरेशन जरूरी था। अब दोस्तों ये जो अगस्त ऑफर था इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कही हुई थी। सबसे पहला एक तो डोमिनियन स्टेटस देने की बात हुई थी, ठीक है। दूसरी बात हुई थी कि जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कि कैबिनेट थी, उसका एक्सपेंशन होगा और उसमें मेजोरिटी ऑफ इंडियंस होंगे। मीन्स मुख्य रूप से जो इंडियंस होंगे उनके नंबर से ज़्यादा होंगे। और तीसरी बात ये थी कि वॉर के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की जाएगी, और उस असेंबली में मेनली इंडियंस होंगे। मतलब दोस्तों जो भारतीय लोग होंगे वो ज़्यादा नंबर्स में होंगे, कुछ फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली इंडियंस होंगे। यहाँ पे दोस्तों ओनली इंडियंस नहीं है, ठीक है। तो ओनली की जगह यहाँ पे यूज़ किया था मेनली, तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये था कि बिना माइनॉरिटीज़ के कंसेंट के कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों फिर से डिवाइड एंड रूल वाली बात हो रही है, जो मुस्लिम थे उनको अपीज करने की बात हो रही है। अब दोस्तों इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, जबकि कांग्रेस की डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वहीं मुस्लिम लोग ने इसका स्वागत किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लोगों को, माइनॉरिटीज़ को एक वीटो दिया हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है इवेल्यूएशन। जुलाई 1941 में
इस अगस्त ऑफर पे काम होता है। जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसको एक्सपेंड किया जाता है और 12 में से 8 इंडियंस होते हैं पहली बार। इसके अलावा डिफेंस, फाइनेंस और होम के जो पोर्टफोलियो होते हैं उनका इंचार्ज ब्रिटिश लोग होते हैं और एक नेशनल डिफेंस काउंसिल की स्थापना होती है। तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने होंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों देखिए, क्योंकि इंडियन लोगों की डिमांड को नहीं माना जा रहा था तो गांधी जी के ऊपर प्रेशर था कि हमें एक मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे। तो इसके लिए गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह करने की बात करते हैं। जब 1940 एंड होता है तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि लिमिटेड बेसिस पे हम सत्याग्रह लॉन्च करेंगे ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, जो कुछ फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे जिनको एवरी लोकेलिटी में, हर जगह पे उनको सत्याग्रह करना है। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह का ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट को बताना कि जो हमारा पेशेंस है ये हमारी वीकनेस नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, हमें इस वॉर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरी चीज़, गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो कांग्रेस की डिमांड्स को पीसफुली मान ले। तो इसलिए इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया जाता है। अब दोस्तों ये जो सत्याग्रही होंगे इनकी डिमांड क्या होगी? सबसे पहली डिमांड होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर। ठीक है दोस्तों, थ्रू एन एंटी वॉर डिक्लेरेशन, मीन्स ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिमांड करेंगे। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, इसको बार बार दोहराएंगे। उसके बाद ये नारा देंगे दिल्ली चलो मूवमेंट, मीन्स गाँव से होते हुए सबको दिल्ली की तरफ मार्च करना है। दोस्तों देखिए, ये है दिल्ली चलो मूवमेंट और दूसरा था चलो दिल्ली, दोनों में फ़र्क है। हम आगे दूसरा वाला देखेंगे। यहाँ पे दिल्ली चलो मूवमेंट मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात हो रही है। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे, आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है अपनाया था। और सेकंड थे नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान काफ़ी एग्रेसिव रहता है और जो उस समय कांग्रेस लीडर्स होते हैं उनको इस बार का डर होता है कि कहीं हमारी जो टेरिटरी है वो हमसे छीन ना जाए। ठीक है, तो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मन बनाते हैं कि हमें जो एलाइड पावर है उनका हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो जो CWC होती है, ठीक है, वो गांधी और नेहरू के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी एक रिजोल्यूशन पास करती है जिसमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन की बात होती है। और ये कंडीशंस क्या थी? पहली बात, अगर गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर फुल इंडिपेंडेंस की बात करती है और इमीडिएटली कुछ सब्सटेंस ऑफ पावर ट्रांसफर कर देती है। दोस्तों पहले बात थी इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, अभी बात थी एक सब्सटेंस ऑफ पावर अगर इमीडिएटली ट्रांसफर कर भी देती है तब भी जो कांग्रेस है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगी। फ्रेंड्स, इस दौरान गांधी जी नेहरू को अपना सक्सेसर डेजिग्नेट कर देते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें नेहरू और गांधी में तो उनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। नेहरू जो हैं वो रिलीजन के प्रति उनका कोई ऐसा कुछ खास रोल था नहीं, वो उदासीन थे, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर करते थे, मॉडर्न स्टेट को फेवर करते थे। तो उसके बाद भी गांधी जी ने क्यों नेहरू को डेजिग्नेट किया? दोस्तों क्योंकि उनके बीच में कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटी थी। नेहरू जो हैं एक इंक्लूसिव इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, एक प्लूरल इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। एंड दोस्तों जेन्युइनली कहा जाए तो नेहरू ऑल इंडिया लीडर थे, भले ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, मेल हो, फीमेल हो, सब उनको अपना लीडर मानते थे। तो इन सब कारणों की वजह से गांधी जी ने नेहरू को अपना सक्सेसर घोषित किया था। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे क्रिप्स मिशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में मिशन भारत आता है। इसका मेन पर्पस क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लाएगा ब्रिटेन की तरफ से ताकि इंडिया का सपोर्ट हासिल किया जा सके। अब दोस्तों देखिए, मार्च 1942 में जो जापान था वो रंगून मतलब म्यांमार तक आ चुका था। ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों के ऊपर काफ़ी खतरा मंडरा रहा था और इंडियन का सपोर्ट जरूरी था। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें कि क्या कारण थे जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था, तो पहली बात तो मैंने आपको बताई दी कि जापान का भारत में इन्वेजन का खतरा था। दूसरी बात, जो अलाइज थे जैसे कि USA, रशिया, चाइना, इन सब का प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि आप इंडिया का कोऑपरेशन जो है आपको लेना होगा। इसके अलावा जो इंडियन लीडर्स थे वो ऑलरेडी ये बात बोल चुके थे कि हम लोग ब्रिटेन को सपोर्ट करने को तैयार हैं और केवल कंडीशन यही है कि इमीडिएट बेसिस पे एक सब्सटेंशियल पावर का ट्रांसफ़र हो जाए और दूसरा वॉर के बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो जाए। तो ये सब प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर और इसके चलते क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था। फ्रेंड्स, इस फोटो में आप
स्टेफर्ड क्रिप्स को देख सकते हैं और उसके साथ में गांधी जी हैं और जो बाकी के कांग्रेस के लीडर हैं उनको आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके प्रपोजल क्या थे? सबसे पहला प्रपोजल था कि एक इंडियन यूनियन होगा, मतलब एक ही यूनियन होगा जिसको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और ये यूनियन जो है फ्री होगा कि किस तरह की उसकी रिलेशनशिप होगी कॉमनवेल्थ के साथ, यूएन और जो दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उसके साथ वो फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहला पॉइंट था यूनियन एंड डोमिनियन स्टेटस। और दूसरा पॉइंट था कि वॉर के बाद में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसका ऑब्जेक्टिव होगा नए संविधान को बनाना, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। अब दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसमें कुछ मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा पार्टली इलेक्टेड किए जाएंगे और कुछ मेंबर्स प्रिंसेस के द्वारा नॉमिनेट किया जाएंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे इंडियंस ही होंगे। अगर हम अगस्त ऑफर की बात करें तो वहाँ पे क्या लिखा था? मेनली इंडियंस, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है ओनली इंडियंस, तो ये आपको फ़र्क जो है याद रखना होगा, इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्रिटिश लोगों का डिपार्चर था, पहले वो मेनली इंडियंस की बात करते थे, अब वो ओनली इंडियंस की बात कर रहे हैं। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को दो कंडीशन पे एक्सेप्ट करेगी। पहला, अगर कोई प्रोविंस, ठीक है, जो कि यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहती है तो वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रख सकती है, एक सेपरेट यूनियन बना सकती है। दोस्तों मतलब यहाँ पे पार्टीशन की बात हो रही है, वो सारी प्रोविंसेस जो कि एक यूनियन में शामिल नहीं होना चाहती वो अलग हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी उनको ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एक ट्रीटी नेगोशिएट करनी होगी। तो ये दो कंडीशन थी। इसके अलावा इस दौरान जो डिफेंस ऑफ इंडिया होगा वो ब्रिटिश हैंड्स में होगा और गवर्नर जनरल की सारी पावर सेम रहेंगी। तो ये सारी कंडीशंस थी इस क्रिप्स मिशन में। लेकिन दोस्तों ये मिशन फेल हो जाता है, कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। पहला तो वही कि डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। दूसरी बात कांग्रेस ये कहती है कि प्रिंसली स्टेट से आप क्यों नॉमिनेट करवा रहे हो, वहाँ पर भी इलेक्शन होने चाहिए। और तीसरा, यहाँ पे आपने प्रोविंसेस को राइट दिया है कि वो अलग हो सकती हैं यूनियन से, तो ये हमारी नेशनल यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। एंड दोस्तों तीसरी चीज़, किसी भी तरह का इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र की बात नहीं हुई थी, क्योंकि हमने देखा पिछली स्लाइड में वहाँ पे बात हो रही है कि डिफेंस ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश हैंड में ही रहेगा और गवर्नर जनरल की पावर वैसे की वैसे ही रहेंगी। मतलब किसी तरह का इमीडिएट ट्रांसफ़र की बात यहाँ पे नहीं हो रही थी। वहीं अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो उसने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे सिंगल इंडियन यूनियन की बात हो रही थी, जबकि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चाहती थी, तो उसने ऑब्जेक्ट किया। दूसरा, उसने ऑब्जेक्ट किया कि जिस तरह की मशीनरी की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो उसको पसंद नहीं आया था, ठीक है। और उसका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान का क्रिएशन यहाँ पे डिनाई किया जा रहा है। तो इन तीनों पॉइंट पे मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड दोस्तों बाकी जितने भी ग्रुप्स थे उन सभी ने जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था और गांधी जी ने इसको कहा था अ पोस्ट डेटेड चेक। दोस्तों एक सवाल पूछा जा सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक जो है गांधी जी ने किस स्कीम को कहा था, तो उसका जवाब होगा क्रिप्स मिशन। फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे कुछ MCQs की, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ऑर्गेनाइजेशन दी हुई हैं और उनको उनके इस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे पहला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, देन पूना सार्वजनिक सभा। दोस्तों ये तीनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी उसकी स्थापना हुई थी 1866 में, ठीक है दोस्तों। सेकंड है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1885 में, ठीक है। और जो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है पूना सार्वजनिक सभा, ये बनी थी 1867 में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 132 और ऑप्शन है ए, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दी हुई है, जो लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं वो इस स्लाइड को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे 4 इवेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। दोस्तों ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। पहला है फर्स्ट RTC, सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन,
तीसरा है पूना पैक्ट और चौथा है कम्युनल अवार्ड। अब दोस्तों ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट आरटीसी थी वो 1930 से 31 के बीच में हुई थी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ये तो 1927 में हुआ था। पूना पैक्ट की बात करें तो वो कम्युनल अवार्ड के बाद में हुआ था, ठीक है। कम्युनल अवार्ड था 1932 में और इसके बाद अंबेडकर जाते हैं और गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2143, ठीक है। तो आंसर बी इसका सही होगा दोस्तों। आई होप आप इन सब चीज़ों को रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे। फ्रेंड्स अब तीसरा क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया द शौर्य कमेटी जो है उसका संबंध किससे। दोस्तों शौर्य कमेटी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। हमने गदर पार्टी को हमने देखा था, वहाँ पे कोमागाटा मारू इंसिडेंट हमने देखा था, तो उसी के संदर्भ में ये शौर्य कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही है, फाइट फॉर राइट्स ऑफ पैसेंजर्स ऑफ द कोमागाटा मारू शिप। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। जो पैसेंजर्स थे उस शिप में उनके राइट्स के लिए फाइट करने के लिए शौर्य कमेटी को बनाया गया था और इसमें कौन कौन लोग थे, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक एंड बलवंत सिंह, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें याद रखना होगा, शौर्य कमेटी इसका संबंध है कोमागाटा मारू शिप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो 1937 के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें कांग्रेस ने किस किस प्रोविंस में अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी, अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्शन आपको करना होगा। मैंने आपको जो चीज़ बताई थी ये बताई थी कि सिंध में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि जो एनसीईआरटी थी 12 की विपिन चंद्रा वाली, उसमें लिखा हुआ था कि पंजाब और बंगाल के अलावा हर जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बट दोस्तों सिंध में गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि 1937 के इलेक्शन में किस किस प्रोविंस में कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मद्रास, उड़ीसा, NWFP एंड सिंध। दोस्तों सिंध के अलावा इन तीनों जगह गवर्नमेंट बनी थी, तो 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर होगा। और जहां तक सिंध की बात है तो सिंध में जो सिंध यूनाइटेड पार्टी थी वो वहां पे विनर बन के सामने आई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें बात हुई है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर 3 इवेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन कौन से उससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से उससे जुड़े हुए नहीं हैं। पहला है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खुदाई खिदमतगार थे। दोस्तों ये तो हमने देखा था, ये सही ऑप्शन है। दूसरा क्या है, ईस्टर्न इंडिया में नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन। दोस्तों ये भी सही है, हमने देखा था। और तीसरा क्या है कि मद्रास में कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट में एजिटेशन हुआ था। दोस्तों ये गलत है, ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 गलत होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जहां पे हमें 18th एंड 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने जिस ऑर्डर में स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया था उस ऑर्डर में हमें उनको अरेंज करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बंगाल, मैसूर, मराठास एंड पंजाब। फ्रेंड्स ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, हमने डिस्कस भी किया था कि सबसे पहले बंगाल को ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। तो आंसर या तो ए होगा या फिर आंसर सी होगा, ठीक है। इसके बाद बंगाल के बाद किसका नंबर आया था, मैसूर का नंबर आया था। तो मतलब 1 के बाद 3 आएगा, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है ऑप्शन सी ही सही होगा। बाकी हमें देखने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे हमें 4 लिटरेरी वर्क्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि किसका संबंध तिलक के साथ है। दोस्तों इसका ऑप्शन ऑल है, 1, 2, 3 एंड 4 ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और इस स्लाइड में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन रखी है। तिलक ने काफ़ी सारे वर्क्स जो हैं वो लिखे थे, जैसे कि आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य और साइंस ऑफ द कर्मयोग। इसके अलावा केसरी महारट्टा, ये मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आर्कटिक होम इन द वेदास, केसरी महारट्टा एंड गीता रहस्य, ये चारों का संबंध तिलक के साथ है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जहाँ पे पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कौन सा सही है। पहला, इट प्रोवाइडेड मोर ऑटोनॉमी टू यूनिवर्सिटी। दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा हमें दिमाग लगाना होगा। हमने ये बात की थी कि इसका विरोध हुआ था क्योंकि इसने फ्रीडम छीन ली थी। ये कर्जन के टाइम पे हुआ था, हमने देखा था जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्टेटमेंट तो गलत ही होगा क्योंकि ऑटोनॉमी नहीं दी है, ऑटोनॉमी कम की थी, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत होगा। देन दूसरा क्या है,
इट इंक्रीज्ड यूनिवर्सिटी कंट्रोल ओवर द प्राइवेट कॉलेजेस। दोस्तों ये ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इसका विरोध हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 तो इसका सही होगा। एंड दोस्तों तीसरा क्या है, द एक्ट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कर्जन। दोस्तों ये भी सही है, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि 1904 के टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 और 3। एंड दोस्तों इसके लिए सारी डिटेल मैंने इस स्लाइड में रखी हुई है, आप इस स्लाइड को पॉज करके इसको यहाँ से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। एंड फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया है और क्रिप्स मिशन के बारे में बात कही गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स गलत है, हमने बात की थी अभी, डोमिनियन स्टेटस इन लोगों ने दिया था, ठीक है। सेकंड क्या है, इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू 2 बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। दोस्तों ये तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा क्या है, इंडिया शुड बी मेड ए रिपब्लिक। दोस्तों ये भी गलत बात है, ठीक है। तो बचा क्या, चौथा, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। दोस्तों यही बात इन्होंने कही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि तिलक स्वराज फंड जो है वो किसके सपोर्ट में रेस किया था। फ्रेंड्स ये भी हमने डिस्कस किया था, 1920 में तिलक की डेथ होती है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के दौरान तिलक स्वराज फंड को इस्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। दोस्तों ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।